बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फैसलों की बात करें तो आज जो है तारीखी फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वजूद रखा था कि एक मुल्क के अंदर एक जमहूरियत को आगे बढ़ाना है और रोटी और कपड़ा मकान को ज़रूरी लाना है, ये नारा लेके आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 58 बरस की जो है तवील सफ़र जो जिदोजहद का जारी और सारी रहा। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ मुल्क के मकामात पर जो है वीडियो बिलावल हाउस से बराह रास्त वीडियो खिताब किया और मुख्तलिफ कारकुनान सिंध से लेकर कश्मीर तक जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को समझते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए उनके सामने कई अहम नुकात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने रखे। बिलावल भुट्टो ने आज ये भी बात कही कि जमहूरियत के जो 58 साल हैं वो बड़े अहम है, जिसके लिए बड़े जो है उतार चढ़ाव देखे, बड़ी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मुर्तज़ा भुट्टो तक, मुर्तज़ा भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक जो है जो कुर्बानियां हैं और कारकुनान की वो एक मिसाली कुर्बानियां हैं। सिंध में यकीनी तौर पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान में हर उस सियासी निज़ाम को और जमहूरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो बड़ी अहम है। इससे बाकी आगे बढ़ के अगर बात करें तो तय है कि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो है DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेते हुए आज बड़ी अहम बात की। DGISPR की उस बात के नुकात जो थे आज यकीन तौर पर कहीं ना कहीं जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं जो कि KP के अंदर चल रही हैं उन पर उस तरह से सूबाई हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह से उनको रोकती है या नहीं रोकती। उन्होंने जिक्र भी किया कि पिछले दिनों जो धमाके हुए जिसमें गाड़ियां इस्तेमाल हुई उनमें भी वही नॉन कस्टम गाड़ियां थी जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर से या फिर KP के अंदर चलती हैं। अगर आगे बढ़ के बात करें तो आज बड़ी अहम बात जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने यह भी कही कि गुज़श्ता रोज़ जो बानी PTI की जो बहनें हैं वो हिंदुस्तान उस दुश्मन मुल्क जिसने हालिया दिनों में पाकिस्तान के मासूम शहरियों के ऊपर बमबारी की, उन बच्चों को मारा, जिसका यकीन तौर पर आलमी मीडिया और पूरी दुनिया उसका गवाही देता हुए नज़र आ रहा है, मगर आज जो है उनकी बहनें जो हैं हिंदुस्तान की मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के इदारों पर और पाकिस्तान पे जो तनकीद कर रही हैं वो बाइज़ शर्मनाक हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन ट्विटर हैंडल यानी कि X अकाउंट का भी आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि X अकाउंट पर जो हैंडलर हैं उनका जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ जो था वो बिल्कुल आया हो गया है कि हिंदुस्तान समेत इसराइल समेत USA, जर्मनी, फ्रांस और कई ऐसे यूरोपियन ममालिक हैं और UAE और अरब अमारात में जहाँ से बैठकर पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत पर जिस तरह से तनकीद होती थी वो आज बिल्कुल आया हो गई। इससे आगे बढ़े तो आज सिंध के अंदर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जो बात हो रही है उसकी तब्दीली का मामला जो सिंध के अंदर गुज़श्ता कई रोज़ से ये जिक्र हो रहा है कि सिंध में जो है गवर्नर की तब्दीली हो रही है, जिसके अहम नाम जो है सिंध में बशीर मेमन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं उसका नाम भी वाज़ेह तौर पर सामने आया है। इसके साथ साथ निहाल हाशमी और सिंध की सदर हैं वुमेन विंग जाहिदा भट्ट साहिबा, उनका भी नाम नुमाया नज़र आ रहा है। 3 जो है नाम है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासतौर पे मरियम नवाज़ इस दफ़ा चाह रही है कि सिंध के अंदर कोई खातून गवर्नर हो। मुख्तलिफ ज़राए ये भी कोट कर रहे हैं कि इस वक्त 3 बड़े मजबूत नाम PMLN की जानिब से दिए गए हैं, जिसमें खातून जो सिंध की सदर हैं जाहिदा भट्ट साहिबा उनका भी नाम है। इससे आगे बढ़ें तो ये बाज़ खबरें जो हैं आगे बढ़कर KP तक भी पहुंची और आज KP में भी नामों की तब्दीली का मामला सामने आया और फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर KP के हैं उनकी भी तब्दीली का मामला सामने आ गया है और इसमें 3 नाम जो हैं बड़े अहम हैं और इसके साथ साथ 3 जो है रिटायर जो 2 फौजी रिटायर और एक वफाकी वज़ीर दाखिला का भी नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली का मामला जो है गवर्नर का बड़ा अहम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में बड़ी हलचल है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मुझे ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगी नुसरत वाहिद साहिबा, MNA हैं, साबिक
रुकन है कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उनका, वो हमें ज्वाइन करेंगी। गोस मोहम्मद खान नियाजी साहब हैं सेनेटर PMLN, वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और सरबत अली सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एजाज बहर साहब सीनियर साफ़ी तजिया निगार, और फ़िदा आदिल साहब KP से ज्वाइन करेंगे। सीनियर साहब भी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के सामने सवाल रखेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात की कि आज 58वां योम तासीस, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 58 साल इस जमहूरियत को, आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि बड़ी तवील कुर्बानी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अभी तक इस जमहूरियत के लिए। इसी पर बात करेंगे। हमें गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर सरमद अली साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। और एजाज महर सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जो है फ़िदा आदिल साहब हैं KP से सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। पांचों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जो है नियाजी साहब आपकी जानिब आऊँगा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, एक जमहूरी प्रोसेस जो है आज 58 साल यकीनी तौर पर एक पार्टी के बड़े अहम होते हैं। हर दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे, ख़ास तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त जनरल ज़िया समेत तमाम उस आमरीत के सामने खड़े हो गए। आज अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस जमहूरी इक़्तिदारों में बड़ी अहम कुर्बानियाँ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बड़ी अहम कुर्बानी और तवील शहादतों का एक सिलसिला भी है पीपल्स पार्टी की सफ़ों में। नियाजी साहब। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह उसकी जमहूरियत की कुर्बानी दी है, और उसको इनकी कुर्बानी की वजह से आज तक ये पाकिस्तान में रेलेवेंट हैं और पाकिस्तान एक सियासी पार्टी कायम है। वरना जो वक्ती तौर पे सियासी पार्टियां बनती हैं, आप हमारा माजी देख रहे हैं, काफ लीग बनी, एक दूसरी जो कन्वेंशन लीग बनी, सारी वक्त के साथ साथ वक्त ज़रूरत के साथ जो ख़त्म हो गई। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऐसी पार्टियां जिनकी तारीख से कुर्बानी से भरी पड़ी है, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो उन्हें शहादत पाई, बाकी उनके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए, मेन नवाज शरीफ साहब अलजाइर में चले गए, फिर जेल में रहे, बहुत सी कुर्बानी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह जो जमहूरी निज़ाम जो थोड़ा बहुत चल रहा है, इन्हीं दो लीडरों की कुर्बानी की वजह से, इन्हीं दो पार्टियों की सियासी कुर्बानी की वजह से ये हमारा मुल्क ये चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम तो कोशिश करेंगे कि हमारी जो पोजीशन पार्टियां हैं वो भी जमहूरी रवैया अख्तियार करें। जमहूरी रवैया ये होता है कि बैठ के मसाइल का हल तलाश किया जाए, यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि एक टेबल पर बैठ के मसाइल हल करें, और कोई जिद की या आना या फिर ब्लैक मेलिंग चाहे किसी इदारे को करें या करें, जिस तरह की स्टोरियां चल रही है आजकल, ये ख्याल में ये ना पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, ना रियासत के लिए अच्छे हैं, न जमहूरियत के लिए अच्छे हैं। तो हम अगर हम तो अपनी अपोजिशन को भी बार बार कहते हैं कि आप एक जमहूरी पार्टी बने, एक जमहूरी सियासी पार्टी बने, ताकि एक फस्तायत की जमात हो, जिससे आपको पता है कि जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है और जिस तरह के बयान दिया और जो चैनल है वो मतलब है वो नियाज़ी साहब, अगर बात करें तो बड़ी आपने अहम जिक्र किया कि सियासी जमहूरी पार्टियों का कहीं ना कहीं पर जो है एक इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। अगर बात की जाए तो आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो भी बात याद आई कि जब उसको जेल में डाला गया, बंद किया गया, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से कभी भी जो है पाकिस्तान के जो है मुखालिफ बयानिया सामने नहीं आया। अगर देखा जाए जो तारीख आपके सामने है, सीनियर एक सियासी रहनुमा हैं, आप समझते हैं कि इतनी जो है कुर्बानियाँ जो है बाप अंदर जेल में हो और बेटी एक जिदोजहद करती हो, फिर उनके ख़ानदान में शहादतें, अब तक जो है इसी तरह फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और फिर नवाज शरीफ साहब जेल में हो, तो एक बयानिया जो था जो कि आज हमें नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं माजी में हमें इस तरह से नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। कुर्बानियां अभी जो जो एक सियासी पार्टी, जो अपोजिशन वाली बड़ी सियासी पार्टी है, PTI की बात करता हूँ, और वाकई जी वो कलदम है एक किस्म की, और जिस तरह उन्होंने एक हमारे अजीज दुश्मन के साथ एक मतलब टीवी इंटरव्यू की बातें की हैं, मेरे ख्याल में वो
हाँ बिल्कुल रियासत के खिलाफ हैं और एक बगावत के ज़िम्मे में आती हैं। और फिर बहाना क्या बना रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने भी तो इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। भाई नवाज शरीफ साहब स्टेटमेंट क्या दी थी? उसमें उसने ये तो नहीं कहा था कि किसी बड़े मुस्लिम मुल्क के वज़ीर आज़म को मुखातिब किया था। उसने शिकवा किया था अपने घर के अंदर, शिकवा किया था कि हमारे अंदर ये मसाइल है। तो उसको आप मिला दें कि जो 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 मोहतरमा ने जो नौरीन न्याजी ने जो इंटरव्यू दिया है, मेरे ख्याल में तो वो तो एक हद भी क्रॉस हो गया, रेड लाइन भी क्रॉस कर दिया है। और किस तरह उसको, मैं तो समझता हूँ कि उसको समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। और बड़ी एक साजिश थी, यानी कि 1.5-2 घंटे के अंदर 4-5 चैनलों को इंटरव्यू देना और फिर एक ही मजमून होना, फिर सर उससे 5 नहीं, कोई 25 के करीब चैनल हैं जो कि मेरे इल्म में है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह और वॉच करता हूँ, इंडियन मीडिया पे भी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो कोई 25 से ज़्यादा जो है इंडियन टीवी चैनल हैं जिस पर जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया, और 100 से ज़्यादा जो है जो यूट्यूबर हैं उसी इंटरव्यू को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है अफवाज और पाकिस्तान और नशर पाकिस्तान के खिलाफ कर। पेश कर रहे हैं जी। हाँ तो ये फिर वतन दोस्ती तो नहीं ना, ये तो मुल्क दुश्मनी। अपन बिल्कुल रियासत के खिलाफ उठ के खड़े हों, बिल्कुल। ऐसे मतलब अपने इदारों के खिलाफ उठ के खड़े हों जो हमारे मुल्क की बका के ज़ामिन है, हमारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, हमारे मुल्क के इत्तेफाक के ज़ामिन है, तो उसके खिलाफ हम उठ खड़े हों। तो ये हमारी जंग है अपने घर में, और हम अपने घर में जंग लड़ेंगे। हमने जंगें लड़ी हैं, हमने जेलों में भी गए हैं, बाहर भी आए हैं, मुकदमे भी बर्दाश्त किए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त किया है, और जब मुल्क के अंदर लड़ाई लड़ी है, पीपल्स जी पार्टी ने भी मुल्क के अंदर लड़ाई लड़ी है। तो ये कहना कि जी अचो का किसी पैर से तो गौस मोहम्मद किसी को खान न्याजी इमदाद नहीं साहब, कर, हमने ये कभी। साथ ही रहिएगा। मैं सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार हैं इस्लामाबाद से एजाज़ महर साहब की तरफ जाना चाहूँगा, आप भी साथ ही रहिएगा। एजाज़ महर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां योम तासीस के मौके पर आज जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान बड़ा अहम है। जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, हर जो है सख्तियाँ और कुर्बानियाँ कारकुनान समेत लीडरशिप ने दी हैं, मगर जमहूरियत के लिए आज भी जो है खड़े हुए हैं, और जमहूरियत को बहाल रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं बड़ा अहम किरदार है। आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, फांसी चढ़ा दिया गया। जमहूरियत के जो है कहीं ना कहीं कुर्बानियों के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उनके भाइयों को, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो को, तो इवन के ये कारकुनान को, लीडरशिप को बड़ी कुर्बानी है पीपल्स पार्टी की। जी यकीनन है। और मेरे ख्याल में पूरे बड़े सगीर में अगर देखा जाए तो ये वाहिद सियासी खानदान है जिनके अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा शहादतें दी हैं, जी और डेफिनेटली के इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना एक रोल प्ले किया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो टोटली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है, और जो माजी की सियासत थी, अवाम की सियासत थी, वोट की सियासत थी, अब उसका जो है वो पैंतरा बदलता नजर आ रहा है। और अब सब पार्टियां ऑलमोस्ट जो है, सब पार्टियों का झुकाव और इन्हिसार जो है वो अवाम के बजाय एस्टेब्लिशमेंट पे शिफ्ट हुआ है, जो कि एक बदकिस्मती की बात है और ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अलबोस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले सियासी कदर होते थे, वैल्यूज होते थे, उनका जनाजा निकल चुका है। अभी जो 27वीं तरमीम आई है उसमें आप देखें कि एक तो इम्यूनिटी मिली है प्रेसिडेंट साहब को भी, और जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं उनको भी इम्यूनिटी मिली है। और एक तरफ आइन में आप लिखते हैं कि अगर आइन तोड़ेगा तो वो बगावत होगी, दूसरी तरफ आप उसको ये अथोराइज कर रहे हैं कि आप जो भी काम करेंगे आप किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इससे ज्यादा क्या रूल ऑफ लॉ की बात करें हम, कहाँ, ये तो सब कुछ उन्होंने दफन कर दिया। कल अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो उस पर उनसे बात पुरस भी नहीं हो सकती। सही। एजाज साहब, मैं सबसे पहले योम तासीस पे इसीलिए बात कर रहा था, सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यकीननी बड़ा अहम आज जो है बिलावल भुट्टो ने कई मकामात पे जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो खिताब किया है, और बेनज़ीर भुट्टो समेत जो पीपल्स पार्टी की जो एक तारीख है वो आपके सामने है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तमाम इन चीज़ों को लिखा भी है और कवर भी किया है। समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील जो जदोजहद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो है कहें कि सख्ती वाले दिन और उतार चढ़ाव और कुर्बानियों वाली चीज़ें हैं, उन पर अगर रोशनी डालिएगा तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 58 साल योम तासीस मना रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उस मौके पर समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सूबाई जमात से निकल कर, जो कि कहीं ना कहीं PTI और दीगर सियासी जमातों की तरफ से ताना दिया जाता था,
بلوچستان اور کشمیر اور اب گلگت کی طرف بھی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے کہ اس طرح کی یہ چھوٹی موٹی حاصلات ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو پیپلز پارٹی کا ایک شیوا تھا، جو پیپلز پارٹی کی ایک آئیڈینٹی تھی کہ ان کے پاس جو ورکر قربانی دینے والا تھا، اور جس طرح جیلیں کاٹی انہوں نے، جس طرح کوڑے کھائے انہوں نے، جس طرح مزاحمت کی سیاست کی، وہ اب رنگ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب مفاہمت والا رنگ چڑھ گیا ہے، حاوی ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ تو میرے خیال میں کہ جو ان کا ماضی ہے وہ تو شاندار ہے، لیکن ان کو مستقبل اور مستقبل کا بھی جو ہے وہ اپنا بہتر کرنے کے لیے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور مکمل مفاہمت والی جو ہے سیاست ہے وہ بھی میرے خیال میں کہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ کو اتنا گرنا پڑے آسمان سے صحیح۔ آ کے کھجور میں اٹک جائیں، تو یہ تو کھجور سے بھی زمین سر، پہ آ سینیٹر گئے۔ سرمد علی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے جوائن کیا، میں ان کی طرف جانا چاہوں گا۔ سینیٹر سرمد علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ فرمائیے گا کہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کئی مقامات پہ ویڈیوز لنک کے ذریعے بلاول ہاؤس سے خطاب کیا، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی آج بات کی ہے۔ اگر بات کریں تو قربانیوں کی کہ 1973 کا جو ہے آئین یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، 58 سال کی ایک بڑی طویل جدوجہد کا بھی ذکر کیا، مگر اعجاز صاحب اور دیگر جو دوست ہیں وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے کہ ٹھیک ہے جی آئین بھی دیا، سب چیزیں دیا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مفاہمت والا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس جدوجہد کو تھوڑا پیچھے دھکیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اعجاز میر صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، مفاہمت میں اتنا گرنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کے ان کی بات نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی نے 1967 میں جب 30 نومبر کو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پہ گلبرگ لاہور میں ان کا پارٹی کا قیام ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کی جو کہانی ہے وہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں پھانسی ہو، یا اور کارکنوں کو پھانسی دی گئی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو، یا وہ کارکن ہیں جن کو ضرورت کے دور میں 70,000 کوڑے مارے گئے تھے۔ ایک آدمی کو 10 کوڑے اگر مارے گئے تو 60,000 لوگ تھے جن کو کوڑے مارے گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو جب ان کے آگے لاؤڈ اسپیکر رکھا جاتا تھا کہ وہ چیخیں گے تو وہ بغیر چیخنے گے ہر کوڑے پہ جیو بھٹو کہتے تھے۔ تو شاید ان کو یہ یاد نہیں کہ لاہور میں کارکنوں نے اپنے سربراہ صاحب انہوں نے کہا ان چیزوں کا ذکر اعجاز صاحب نے کیا، اعجاز صاحب ایک سینئر صحافی، انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا تھا مگر اب نہیں۔ آج بھی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو 10-15 سال ہوئے، وہ کون سی ہم پرانی بات کر رہے ہیں، ان کی شہادت اب ہوئی ہے، اور اب بھی یہ شاید بھول گئے جب وہ عمران خان کا فسادت کا دور تھا تو اس دور میں صدر آصف علی زرداری کو ان کے بچوں کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ ابھی فریال تاجپور کو عید کی رات جو ہوتی ہے چاند رات کو گرفتار کیا گیا۔ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ 3 دن چھوڑ دو اس کو بچوں کے پاس عید گزارنے کا، اس کے بعد گرفتار کر لیں گے، نہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کو نیب کے جھوٹے مقدمے بنا کے گرفتار کیا گیا۔ یہ تو 2020 کی بات ہے، 22 کی بات ہے، چند سال پرانی بات ہے۔ میرے خیال میں ہماری جو میموری ہے نا وہ بہت سلیکٹو میموری ہے، اور شارٹ میموری ہے، ہم بھول جاتے ہیں چیزیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید ان کا تو فرض بنتا ہے کہ قربانیاں دیتے رہیں اور یہ قربانیوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں، اور کسی کا اس ملک میں فرض نہیں بنتا، صرف پیپلز پارٹی کا بنتا ہے کہ وہ قربانیاں دیتے رہیں، اپنے قائدین کو شہید کراتے رہیں اور اپنے قائدین کو گرفتار کراتے رہیں، اور باقی سب جو ہے دلدلاتے پھریں اس ملک میں۔ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، مگر جو اس وقت بات ہو رہی ہے قربانیوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو مفاہمت کی سیاست کو لے کے چل رہی ہے۔ مفاہمت کی جو بات ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کو شاید یاد ہے شہید بیوی کی جو آخری کتاب تھی، اس کتاب کا نام تھا ریکنسیلیشن۔ انہوں نے ریکنسیلیشن کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک اتنا زخمی ہو چکا ہے، تین عاملیتوں فوجی عاملیتوں کی وجہ سے اتنے زخم اس ملک کی
बॉडी पॉलिटिक्स पे आ चुके हैं कि अब हमें मुफाहमत की और हीलिंग की जरूरत है। तो इस वक्त मुल्क को हीलिंग की जरूरत है, इस वक्त मुल्क को मुफाहमत की इसकी जरूरत है कि बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती रहे और झगड़े करती रहे और तीसरी कुवत को मौका फराहम करे कि वो आके दोबारा हुकूमत पर हावी हो जाए। नहीं, तो इसलिए मुफाहमत की अगर सियासत की जाती है तो शहीद बीबी के विजन के मुताबिक की जाती है, ताकि जो रास्ता बंद किया जाए बोनापार्टिज्म का और एडवेंचरिज्म का। अगर आपस में सियासी जमातें लड़ती रहेंगी तो वही होगा जो 2018 में हुआ था। आपने देख लिया, एक बदतरीन फसादियत का दौर इस मुल्क पे नाज़िल कर दिया गया था। हमें आपस में एक होकर चलना है तमाम सियासी जमातों को, और जो मुल्क का मफाद है वो हमारा सबसे अव्वलीन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान को हमें आगे कैसे लेके जाना है, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को हमें पीछे कैसे धकेलना है। हम सबका एक फर्ज है और एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत कैसे खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान में रोजगार कैसे फराहम कर सकते हैं, लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात कैसे दे सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्या हम अचीव करेंगे? नहीं अचीव करेंगे। हमें एक यूटिलिटेरियन, एक मसवात पर मबनी, जमहूरियत पर मबनी माशरा चाहिए, जहाँ पे दौलत के बलबूते पे और जोर के बलबूते लोगों को दबाया ना जा सके। सही। मगर एजाज महर साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज महर साहब, जो इस वक्त बात कर रहे हैं सेनेटर सरमद अली साहब, वो कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर एक बड़ी कुर्बानियाँ थी और आज भी कुर्बानियाँ हैं, मगर आज कुर्बानियों का बिल्कुल कुछ मामला इस तरह से भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौजूदा सियासत जो है वो कहीं ना कहीं जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के बीच में यकीनन आप भी उस वक्त उसको कवर कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको साइन करते हुए फिर एक कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने अमरीत के खिलाफ मिलकर लड़ने का लिए जो फैसला किया था वो बड़ा आया था। आज उसका ही बदौलत PMLN और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं एक पेज पे जमहूरियत वाले मामले पे हैं। तो समझा जाए कि एक दो पार्टियां जमहूरियत को जो है आगे बढ़ाना चाहती हैं और एक जमात जो है जिस पर इल्ज़ाम आयद है दोनों जमातों की तरफ से, और आज अता तारड़ साहब ने भी वाज़ेह तौर पर एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, कल DG ISPR ने भी बताया, और थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही है गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब हैं सेनेटर, वो भी कह रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ कि एक जो है बहन जो हैं पहले अलीमा खान साहिबा हिंदुस्तान की TV चैनल पे चली गई और अब जो है नौरीन साहिबा जो है वो जाके इंटरव्यू दे रही हैं और 25-25 50-50 चैनलों पे एक वक्त। तो कहीं ना कहीं ये ट्विटर अकाउंट जो X के हैं वो भी हैंडलर पकड़े जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में या तो जमहूरियत चलेगी या तो फिर ये जो नुक्ता नज़र है प्रेशर, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे ये लोग? देखें, मेरे ख्याल में कि ये हुकूमत खुद तस्लीम कर चुकी है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, जमहूरियत से ये कहीं आगे जो है ना एक अमरीत का नया रूप है। तो वो तो अपनी जगह पे अब डेमोक्रेसी इस मुल्क में जिसको जो भी कहें आप उसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो एस्टेब्लिशमेंट के साए में जो पनप रही है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम, उसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो पार्टी ज़ेरे अताब आती है, माजी में पीपल्स पार्टी भी ज़ेरे अताब रही, नून लीग भी ज़ेरे अताब रहे, तो उनके लीडर भी दुनिया के मुख्तलिफ आउटलेट्स को देते रहे हैं इंटरव्यू। ये कोई नई बात नहीं है। जब आपके मुल्क में आपके चैनल आपकी बात नहीं सुनाएंगे तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता इस बात पे जरूर होगा कि एजाज भट्ट साहब कथा कलामी माफ़ कीजिएगा, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमें भी जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत हमारे प्रोग्रामों में शामिल होती है तमाम TV चैनल्स पे, और अडेला जेल से लेकर सोहेल आफरीदी तक, सोहेल आफरीदी से लेकर जो हम जो है अली अमीन गंडापुर तक, अली अमीन गंडापुर से लेकर तमाम उन जो वफाकी जो कौमी असम्बली में सेनेटर और नेशनल असम्बली में मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, उनको हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। हर वो चीज़ जिसको अनएडिट कहें कि बराह रास्त नशर होती है तमाम TV चैनल्स में, तो पाकिस्तान में तो बात सुनी जाती है।
तो पाकिस्तान आप ने भाई तो अभी तक तो आपने मुझे ब्लैकआउट नहीं किया। कंप्लीट नहीं करने दिया ना। मैंने कहा कि मेरा पॉइंट ये था कि किसी भी चैनल किसी भी आउटलेट को इंटरव्यू देना मसला नहीं है। जी इंटरव्यू में कहते क्या है, जी उसके बिल्कुल कंटेंट क्या बिल्कुल, है, अगर कंटेंट वो क्या है, मुल्क यस के यस सही खिलाफ कह है रहे तो वो बिल्कुल काबिल एतराज हैं। जी तो बात ये है कि ठीक है, एक जगह अपनी जगह पे ये चीजें हैं। और सरमद साहब ने, मैं थोड़ी वजाहत करूंगा कि उन्होंने शायद एब्रप्टली ज्वाइन किया था बीच में, तो इससे पहले जी। जो मैं पीपल्स पार्टी का आपने उनको बताया भी कि भाई पूरे बड़े सगीर में माजी में पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियां किसी सियासी पार्टी ने नहीं दी हैं। अब की बात कर रहे हैं हम कि इस वक्त जो है, जो अवामी और मज़ाहिमत वाली सियासत पे पीपल्स पार्टी का एक शाखसाना रहा है और पहचान रही है, अब उसकी मुफाहमत पहचान बन गई है। जहां तक आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद ये था कि आमरीत का रास्ता कैसे रोका जाए। लेकिन अब वही पीपल्स पार्टी आर्मी चीफ को 27वीं तरमीम में इम्यूनिटी दे रही है कि जो भी आप काम करेंगे आपसे कोई पूछेगा नहीं। तो ये आइन का मुतजाद सिस्टम है। भुट्टो साहब वाले आइन में आर्टिकल 6 था। बिलावल साहब आज अपने जलसे में कह रहे थे कोई जज जो है इस करोड़ों की आवाम की नुमाइंदा पार्टियों के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता पार्लियामेंट के खिलाफ। अगर फैसले करेंगे तो पार्लियामेंट करेगी। आइन साजी हक है जो कि पार्लियामेंट का है। उन्होंने जो आज बात की है कि वो पार्लियामेंट का हक है कि आइन साजी कर सकते हैं, जो कि आइन में भी मौजूद है। तो फिर किस तरह से कहते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम और 28वीं आइनी तरमीम के लिए भी कहा कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों की खुद मुख्तियारी, सूबों के 18वीं तरमीम को रोल बैक पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो दो टोक आज भी बात की है, तो समझ सकते हैं कि 18वीं आइनी तरमीम को ये रोल बैक करेंगे तो ये साथ नहीं होंगे। देखिए, बात यह है कि ये एक डिबेटेबल इशू है, हर एक की अपनी राय होगी। तो मेरी राय इसमें यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल उसूल हैं, जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड करने का अख्तियार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है, आम असेंबली को नहीं है। पार्लियामेंट के अख्तियारात का मैं बिल्कुल हामी हूँ। मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस है, उस जैसा पावरफुल किसी को नहीं होना चाहिए। और माजी में अदलिया का जो किरदार रहा है वो भी हमारे सामने है कि हर डिक्टेटर को जो है वो स्टैम्प करके उनको जो है अथोराइज करते रहे। आपको याद नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उसके प्रेयर में भी ये नहीं था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की इजाजत दो, लेकिन इरशाद हसन खान ने बगैर प्रेयर के उसको आइन में तरमीम का अख्तियार भी दे दिया था। तो अदलिया का भी किरदार कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनने पे हमें एतराज नहीं है, हमें एतराज इस बात पे है कि आप एक जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको आप इम्यूनिटी। मुझे सर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। तो नियाजी साहब के सामने बड़े सवाल हैं जो वापस आके, और थोड़ी देर में हमें नुसरत वाहिद साहब भी ज्वाइन करेंगी, और उसके साथ साथ जो है सेनेटर सरमद अली भी हैं। वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इस वक्त जो बात हो रही है कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को दिए गए इंटरव्यू के बाद दुनिया समेत पाकिस्तान में इस वक्त ज़र बहस है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। मगर जो इस वक्त एजाज भट्ट साहब बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात कर रहे थे कि इंटरव्यू देना गलत नहीं है, मगर उसमें कहा क्या गया है उसको देखना चाहिए। तो जो कहा गया है वो बड़ा अहम है। मगर इसके साथ साथ दुनिया में जो पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत पर, जो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मुख्तलिफ एक्स अकाउंट जो इस वक्त नुमाया तौर पर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने भी दिखाया, और PMLN का भी नुक्ता नज़र ये कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए जो ये मुहिम चल रही थी उसमें हिंदुस्तान, इसराइल और दुश्मन ममालिक, और उसमें कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर जो पाकिस्तान पर तनकीद कर रही थी वो बड़ी अहम है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज अगर बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, जिस तरह से बात कर रहे थे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खैबर पख्तूनख्वा में मनीशियात के सब संगीन इल्ज़ाम जो है आयद कर दी हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर आला KPK। और इसके साथ साथ जो बात करें कि जो गाड़ियों का मामला है, नॉन कस्टम गाड़ियों का, उन्होंने उनके भी जो है बड़े सवालात उठा लिए। और ख़ास तौर पर कल जो है जो बानी PTI की जो हमशीरा हैं उनकी जो दिए गए इंटरव्यू हैं उस पर भी जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सियासी हलकों में बड़ी बहस हो रही है। इसी पे बात करेंगे। नुसरत वाहिद हैं, वाहिद साहिबा हैं, सब साबिक रुकन हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ है आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फिदा आदिल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, KP से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैडम फरमाइएगा, आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात,
کہیے گا عطا صاحب فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے دشمن ملک ابھی حالیہ تھوڑے دن ہوئی ہیں کہ جنگ میں سے نکلے نہیں ہیں. انٹرویو دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر وہاں پر جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی جو ہے اعتراض گن ہے، جس پر جو ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال یقینی طور پر اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو نورین صاحبہ نے جو وہاں پر جو باتیں کی ہیں وہ ایک دشمن ملک کے اس میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وغیرہ صاحب تھینک یو سو مچ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہاں پہ ایک سینٹینس ہے جس کو یہ لوگ لے کے شور مچا رہے ہیں، جس پہ بالکل وہ نظر آ رہا ہے کہ اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیو ہے اور وہ الفاظ ان کے منہ میں ڈالے گئے، جبکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں، جو کہ باقی لوگ بھی ظاہر ہے ارد گرد کے لوگ اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جی آپ جنگ دوبارہ سے شروع کریں اور پتہ نہیں کیا ان کی جنگ کا نام تھا وہ اس کو دوبارہ شروع کریں. بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اور ویسے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین جرنلسٹ کو انٹرویو دینا کب سے کوئی ملک دشمنی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ان کے جو پرائم منسٹر مودی صاحب بغیر ویزے کے چلے آتے ہیں دناتے ہوئے، پھر ان کا ایک منسٹر جو ہے وہ مری میں جاتا ہے، وہاں جا کے الگ سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی ویزا نہیں، کوئی کچھ نہیں. ابھی آپ دیکھیں جو آئی تھی پتہ نہیں کیا رادہ کیا نام ہے اس عورت کا، وہ اس کو بنی گالا بلا کے الگ سے اس کا انٹرویو لیا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ انہوں نے فرمائش کر کے اس کو بلوایا تھا کہ اس کو بھی بلائیں یہاں پہ. تو یہ خود اپنے حساب سے جو مرضی کرتے ہیں، اپنی وہ ساڑیاں دیں، عام دیں، پگڑیاں ان کی پہننے لائی ہوئی اور سب کچھ کریں، لیکن یہاں پہ کوئی کسی سے کانٹیکٹ کر لے، انٹرویو دے دے. یہ جو بھی باتیں انہوں نے کی ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. اس وقت ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نورین صاحبہ نے پہلے بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے انٹرویو دیا، آج دیکھا جائے تو کل پھر 2 دن پہلے جو ہے پھر نورین خان صاحبہ نے جا کے انٹرویو دیا کئی چینل پہ. ایک نہیں، لگ ایسے رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہینڈلرز جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھ کر جو ارینج کرنے والے تھے پروگرام وہ بڑے اہم تھے، اور تعطل سے جو ہے تمام جو چینل تھے اس پر جو بات کرنا، اور اس پہ کیا پاکستانی میڈیا نہیں انگیج کر رہا؟ آپ سمیت تمام اراکین قومی اسمبلی. کیا مجھے بتائیں پچھلے 2 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 2 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اس آدمی کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کی تصویریں دکھائی جا سکتی، اس کی کوئی اسپیچ دکھائی جا سکتی پرانی، ایون پرانی، اور اس کی بہنیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ کو نہیں اندازہ کہ کس قدر ٹینس حالات ہوں گے ان بہنوں کے لیے جن کا اکلوتا بھائی جیل میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 20 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، کسی کو نہیں بتا ان کے سال میں، بلکہ ایون یہاں تک وہ چیز آ گئی کہ شاید وہ وہاں سے نہیں ہے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. پر یہ افغانستان سے ایک خبر چلتی ہے پھر ہندوستان تک پہنچتی ہے، ہندوستان سے بیٹ جو ہے نورین صاحبہ تیار بیٹھی ہوتی ہیں کہ تو 1 منٹ میں ساری خبریں پہنچتی ہیں. اس میں ایسی کیا بات ہے انجان اس کی ہونے کی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، میں گھر سے بیٹھ کے کر رہی ہوں، اور پوری دنیا دیکھ سکتی ہے اگر دیکھنا چاہے تو. اس میں کیا ایسے اچنبے کی بات ہے؟ نیٹ اتنا تیز ہو چکا ہے، نیٹ اتنا ایکٹیو ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سانس بھی لے رہے ہو تو وہ دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس یہ میں فدا عادل صاحب کی طرف جاؤں گا. مختصر ٹائم ہے. فدا عادل صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار کے پی سے جوائن کیا. فدا صاحب، ایک وفاقی وزیر اطلاعات نے جو الزامات لگائے وزیر اعلیٰ کے پی پر، سمجھے کہ واقعتاً کے پی کی صورتحال ایسی ہے جو آج عطا طارڑ صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کو ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہیں. تو ایک مخصوص جو ایک علاقہ ہے وادی تیرا، اور یہ ظاہر ہے کہ ڈسٹرکٹ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. آج پریس کانفرنس میں میں نے ایک سوال پوچھا کہ جی آپ کے اوپر الزامات ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جی میرے خاندان کی زمین ہے وہاں پہ، میری کوئی ذاتی زمین نہیں ہے. یہ جو معاملات ہے جو منشیات کا کاروبار ہے، گاڑیوں کی ہے. فیض صاحب، لگ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ سگنل نہیں آ رہے تو آپ کی آڈیو کلیئر نہیں آ رہی. اس میں کوئی سازش نہیں سمجھیے گا کسی کی، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک آزادانہ تجزیہ جو ہے ہم تک آ جائے، مگر وہ آ نہیں پا رہا. میڈم، مختصر جو الزامات ہیں کہیے گا کہ اب یہ عطا طارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے سنگین الزام کے پی کی حکومت پہ بھی لگائے ہیں، جو نان کسٹم گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہیں، ان پہ کوئی آپ کی روک ٹوک نہیں ہے، حملوں میں بھی وہی پائی جاتی ہیں جو کہ آپ سامنے آئی ہیں نظر. تو کہیں نہ کہیں کام تو کرے نا کے پی حکومت اور وزیر اعلیٰ.